Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal campus. Online lectures. Biology, grade 9. Lecture number 9, chapter number 4. Cells and tissues. Students, bring your biology books, open them and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Task. The following tasks we will discuss in this lecture: osmosis and guard cells, application of knowledge about semi-permeable membranes, filtration, active transport, endocytosis, exocytosis. So first we will discuss about osmosis and the guard cells. Osmosis and guard cells. Stomata that are opening in the leaf epidermis are surrounded by the guard cells. जो कि लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं जिन्हें हम ओपनिंग्स कहते हैं, यानी कि जो सुराख होते हैं जहाँ से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, जो कि लीव्स की एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं, वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं. अब ये गार्ड सेल्स जो हैं ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं. ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन का वक्त होता है, गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज एंड सो आर हाइपरटोनिक, हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज देन देयर नियर बाय एपिडर्मिस सेल्स. तो दिन के वक्त जबकि गार्ड सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज प्रिपरेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो हाइपरटोनिक होते हैं. हाइपरटोनिक सोल्यूशन या हाइपरटोनिक जब हम बात करते हैं सेल्स के होने की, दिस मीन्स दैट दे हैव एक्सेस ऑफ सोल्यूट. तो अब यहाँ पर सोल्यूट क्या है? ग्लूकोज एज अ सोल्यूट एक्ट करेगा. तो अब यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया कि गार्ड सेल्स अपने साथ मौजूद दूसरे सेल्स की निस्बत हाइपरटोनिक कंडीशन में होते हैं डे टाइम में, जिसकी वजह से द वाटर एंटर देम फ्रॉम अदर सेल्स एंड दे स्वेल. अब होगा क्या, चूँकि डे टाइम में गार्ड सेल्स ग्लूकोज प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हाइपरटोनिक सिचुएशन में होते हैं, तो वाटर क्या करेगा, वो एंटर होगा दूसरे सेल्स से गार्ड सेल्स में और गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे. अब वाटर क्यों एंटर होगा? जब भी कोई सेल हाइपरटोनिक कंडीशन में होता है, हमने पिछले दोनों लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि अगर सोल्यूट की एक्सेस ज़्यादा है तो फिर वो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो है उसमें सॉल्वेंट ऐड अप होने शुरू हो जाएगा. तो अब यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, तो अब क्या होगा, दूसरे जो नियर बाय सेल्स हैं वहाँ से पानी गार्ड सेल्स में जाना शुरू हो जाएगा और गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे. इन दिस फॉर्म दे assume a rigid board shape and a pore is created between them. तो अब जब स्वेल होंगे गार्ड सेल्स, अब गार्ड सेल बीन शेप्ड होते हैं, यानी जिस तरह हम लोबिया कहें तो लोबिया की शक्ल के ये होते हैं. तो जब ये बिल्कुल स्वेल हो जाते हैं, जब ये रिजिड हो जाते हैं, तो ये एक बोर्ड शेप बना लेते हैं. अभी जैसे मैंने आपको कहा लोबिया की शेप की जो शेप है वो बना लेते हैं, जिसको आप देख सकते हैं अपने पेज नंबर 73 पे येलो कलर में आपको दिखाया गया है. तो ये जब रिजिड होते हैं तो इस फॉर्म में आ जाते हैं एंड पोर इज़ क्रिएटेड बिटवीन दैम. तो इनके दरमियान में एक पोर बन जाता है, सुराख बन जाता है, जो दरमियान से इनमें एक कर्व क्रिएट हुआ है, जो दरमियान में एक इनवर्ड जो एक डिप्रेशन आया है, उसकी वजह से दोनों गार्ड सेल्स के दरमियान में एक रास्ता बन जाता है जिसको हम पोर कहते हैं. एट नाइट व्हेन देयर इज़ लो सोल्यूट कंसनट्रेशन, जब रात के वक्त लो सोल्यूट कंसनट्रेशन होती है, तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है अगर लो सोल्यूट कंसनट्रेशन है दैट इज़ हाइपोटोनिक सोल्यूशन. अब हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है चूँकि सोल्यूट की मिकदार पहले ही कम होती है तो वाटर भी लीव करना शुरू कर देता है सेल को. सो वाटर लीव्स देम एंड दे बिकम फ्लैसिड. तो वाटर उनको वहाँ से निकल जाएगा उन गार्ड सेल्स में और ये फ्लैसिड हो जाएंगे, यानी थोड़े चिपकी हालत में हो जाएंगे, क्योंकि वाटर की वजह से जो टर्जिडिटी आई थी वो नहीं रहेगी. सो इन दिस फॉर्म बोथ गार्ड सेल्स रेस्ट अगेंस्ट वन अनदर एंड ओपनिंग इज क्लोज. तो अब दोनों जो गार्ड सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्लैसिड फॉर्म में आ जाएंगे और जो उनकी ओपनिंग है, जो रिजिडनेस की वजह से उनके दरमियान में बिल्कुल सेंटर में एक कर्व बना था, जो एक डिप्रेशन आया था, वो ख़त्म हो जाएगा और दोनों गार्ड सेल्स क्लोज हो जाएंगे. सो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गार्ड सेल्स डे टाइम में ओपन क्यों होते हैं और नाइट टाइम में क्लोज क्यों होते हैं. Now we'll discuss about the application of knowledge about semi-permeable
membranes. So the knowledge about semi permeable membrane is applied for various purposes. इसको हम बहुत सारे purposes के लिए यूज़ कर सकते हैं और हम इसके application को पढ़ सकते हैं. We know that semi permeable membrane is capable of separating substances. अब जब permeability की बात की जाती है यानी कि कुछ components को गुजरने देगी और कुछ को नहीं गुजरने देगी, तो इसका मतलब है कि ये substances को separate कर सकती है यानी उनको differentiate कर सकती है. So artificially synthesized semi permeable membrane are used to for the separation of bacteria from viruses because bacteria cannot cross a semi permeable membrane. तो अब यहाँ पे ये जो नॉलेज है सेमी परमिएबिलिटी का, यानी कि कुछ चीज़ों को गुजरने देना और कुछ को ना गुजरने देना, कुछ के लिए अलाउंस शो करना और कुछ के अलाउ ना करना कि वो गुजर सकें, तो इसी परमिएबिलिटी की वजह से साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि बैक्टीरियाज और वायरसेस को सेपरेट करने के लिए थी. तो अब ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से जो बैक्टीरियाज थे वो क्रॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन जो वायरसेस थे उसको क्रॉस कर सकते थे. सो इन एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजीज़ में देखा जाए, तो मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है. ये भी सेमी परमिएबिलिटी की बेस पे है. और इन दिस प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट साल्ट्स फ्रॉम द वाटर. तो इस प्रोसेस में होता क्या है, ये जो टेक्नोलॉजीज़ या ये जो मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन यूज़ की जाती है, इसमें सेपरेशन होती है साल्ट की फ्रॉम वाटर, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यहाँ पर होता है. ऑस्मोसिस में हमने कहा था कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है वाटर, तो अब यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, यानी कि हम साल्ट और वाटर दोनों को सेपरेट करेंगे. नाउ विल डिस्कस अबाउट फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन को अगर हम सिंपल देखें तो ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को फ़िल्टर कर सकते हैं, यानी चीज़ों को छान सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन. सो फिल्ट्रेशन इज़ बेसिकली द प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड to move across semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic water pressure or blood pressure. अब यहाँ पर ये चीज़ बताई गई कि फ़िल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम मॉलिक्यूल्स को फोर्स कर सकते हैं कि वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर सकें विद एन एड ऑफ हाइड्रोस्टेटिक या वाटर प्रेशर और द ब्लड प्रेशर. अब यहाँ पे एड का मतलब है इमदाद, यानी वाटर के प्रेशर की वजह से उनको एक मदद मिल सकती है कि वो उस मेम्ब्रेन में से पास थ्रू करें, उसमें से गुजर जाएं, यानी फ़िल्टर हो जाएं उसमें से. एंड या फिर ब्लड प्रेशर की यहाँ पे एग्जांपल ली गई जैसा कि हमारी बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी में. तो अब अगर फिल्ट्रेशन को यहाँ पे हमने समझना हो तो सिंपली इसका मतलब ये है कि स्मॉल मॉलिक्यूल जिनको हम वाटर के प्रेशर की वजह से उस मेम्ब्रेन में से गुजार सकते हैं, इस प्रोसेस को हमने फिल्ट्रेशन का नाम दिया. अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल है, इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स ब्लड प्रेशर blood pressure forces water and dissolve molecule to move through the semi permeable membrane. एनिमल्स की बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है एनिमल्स की बॉडी का, यानी कि ब्लड का जो फ्लो है वो किस प्रेशर से फ्लो कर रहा है, वो फोर्स करेगा वाटर को और जो उसमें डिज़ोल्व मॉलिक्यूल्स हैं ताकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर सकें. यानी किसी चीज़ की मदद के ज़रिए से मॉलिक्यूल्स को मूव करवाना उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या है, फिल्ट्रेशन है. अब यहाँ हमने एनिमल सेल की बात की, जो कि एनिमल का जो ब्लड प्रेशर है उसके ज़रिए से वाटर और डिज़ोल्व मॉलिक्यूल्स को क्या करवाया जाएगा, सेमी परमिएबल में से गुजारा जाएगा. एंड द कैपिलरी वॉल सेल्स, और कैपिलरी मेम्ब्रेन में से मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी वॉल सेल्स, यानी जो कैपिलरी वॉल सेल्स होते हैं, जो कैपिलरीज होती हैं बॉडी में, उनकी वॉल्स में से गुजारा जा सकता है. और इसी तरीके से जो कंटेंट है वो ब्लड में मिक्स हो सकता है. सो इन फिल्ट्रेशन द प्रेशर कैन नॉट फोर्स लार्ज मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर प्रेशर लार्ज मॉलिक्यूल को फोर्स नहीं करवा सकता, वो उनको परमिएबल नहीं करवा सकता, सच एज प्रोटीन टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन पोर्स. यानी कि फिल्ट्रेशन बिल्कुल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की होती है, बहुत स्मॉलर सब्सटेंसेस की होती है. लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको पास ऑन नहीं करवाया जा सकता, जैसे कि प्रोटीन्स हो गई, इनको हम मेम्ब्रेन पोर में से नहीं गुजार सकते बस प्रेशर अप्लाई करने की मदद से. यानी कि अगर तो मेम्ब्रेन उनके लिए परमिएबल है तो वो बहुत इजीली पास कर जाएंगे, लेकिन अगर मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है तो हम जस्ट एक ब्लड प्रेशर की मदद से उनको हम पास ऑन नहीं करवा सकते. अब आपके पास पेज 72 पे और स्लाइड पे भी आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी. फिल्ट्रेशन दिखाएगी है सेल मेम्ब्रेन
कैपिलरी वॉल्स की। अब आपके पास देखें स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, दरमियान में यहाँ पर दिखाया गया कि ये ब्लड प्रेशर है, लार्जर मॉलिक्यूल्स को येलो कलर दिया गया, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ग्रीन कलर दिया गया। मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी वॉल दिखाई गई है, और इस ब्लड प्रेशर की वजह से वो जो जिस प्रेशर से ब्लड जो है वो कैपिलरीज में से गुजर रहा था, तो उस प्रेशर के ज़रिए से इन मॉलिक्यूल्स को मूव आउट करवाया गया इस कैपिलरी वॉल में से, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फिल्ट्रेशन कहा। सो दिस इज़ बेसिकली द होल प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया। द नेक्स्ट वन इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन, यानी जहाँ पर कम मिकदार में कोई चीज़ मौजूद है वहाँ से उसको वहाँ तक ले जाना जहाँ पर ऑलरेडी उसकी मिकदार ज़्यादा है। अब ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम है। अब चूंकि ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम है, इसलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। इसको हम किसी हेल्प की मदद से करेंगे, किसी एड की मदद से करेंगे, किसी हेल्पिंग मीडियम की मदद से करेंगे, इस वजह से हमने इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ बेसिकली a movement of molecules from an area of lower concentration to the area of higher concentration, and this movement against the concentration gradient requires energy in the form of ATP। तो वो helping aid या वो help जिसकी मैंने अभी बात की वो ATP है, यानी कि हम ATP को यूज़ करते हुए that is adenosine triphosphate फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम इसको यूज़ करते हुए मॉलिक्यूल्स को मूव इन एंड आउट करवाएंगे अगेंस्ट द ग्रेडियंट, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ये बेसिकली अगर हम इसको सोडियम पोटेशियम पंप्स की बात करें जो कि मेम्ब्रेन्स में मौजूद होते हैं, जो कि अपनी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को शो करते हैं, आप पेज नंबर 73 पे इनकी डायग्राम भी देख रहे होंगे। सो यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी गई है और हम इस प्रोसेस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रोसेस देखें, दैट कैरियर प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन यूज़ एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो सेल मेम्ब्रेन की जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो एनर्जी को यूज़ करती हैं ताकि मॉलिक्यूल्स को मूव करवा सकें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ पर लो कंसंट्रेशन है वहाँ से हाई कंसंट्रेशन वाले एरियाज़ में मूव करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और इस प्रोसेस को जिसके ज़रिए से हम ये फॉलो करवाएंगे उसको हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम दिया। अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल द मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व सेल्स हैव कैरियर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अगर हम नर्व सेल्स की एग्जांपल ले लें, क्योंकि हम यहाँ पर एक फिनोमेना को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जहाँ पर भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं तो उनमें ये इस टाइप की जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो हो रही होती है। तो अब यहाँ पर हमने नर्व सेल्स की एक सिंपल एग्जांपल ली है, दैट कैरियर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पर एक्टिव फॉर्म और कैरियर प्रोटीन जो मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, यानी कि दो बेसिकली मेटालिक कंपोनेंट्स हैं सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि एज अ मिनरल जो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी में इनकी ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सो इन रेस्टिंग अगर हम नॉन कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स की बात करें, यानी अभी नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा, अभी कोई नर्व इम्पल्स नहीं मिला है, सो नर्व सेल दिस पंप स्पेंड एनर्जी ATP टू मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। यानी जब हम रेस्टिंग पोजीशन की बात कर रहे हैं, अभी कोई कंडक्शन नहीं हो रही नर्व इम्पल्स की, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में मौजूद है हर चीज़, तो उन्होंने कहा कि जो नर्व सेल्स हैं उसमें इस सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एनर्जी को यूज़ करेगा ताकि वो एक लेवल मेंटेन करे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और वो लेवल क्या है कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाई हो और सोडियम की कंसंट्रेशन लो हो विद इन cell. For this purpose, the pump actively moves sodium to the outside of the cell where they are already in higher concentration. तो अब चूँकि अंदर हमने पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी है और सोडियम की कम रखनी है, तो अब यहाँ पर होगा क्या, जो सेल है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करेगा और एक्टिवली क्या करेगा, सोडियम आयन जो के अंदर मौजूद है उनको बाहर पास ऑन करवा देगा। जब वो उनको बाहर भेजेगा, बाहर ऑलरेडी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो अब जब वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करवाएगा, सोडियम आइंस को बाहर भेज देगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन पोटेशियम की इनसाइड ज़्यादा हो जाएगी और सोडियम की कम हो जाएगी। सो ये है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फिनोमेना जो कि मेंटेन करता है बैलेंस को for the proper functioning of the cell. So similarly the pump moves potassium from outside, और सेल क्या करेगा, वो बाहर से सारे पोटेशियम को अंदर भेज देगा
टू द सेल वेयर दे आर इन द हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पर वो हायर कंसंट्रेशन में है। यानी कि सेल अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करेगा और एक लेवल मेंटेन करना है सोडियम पोटेशियम पंप ने। वो लेवल ये है कि इनसाइड द सेल पोटेशियम ज़्यादा होने चाहिए, सोडियम कम होने चाहिए। तो अब सेल विद इन द सेल सोडियम को बाहर निकाल देगा और जो बाहर के पोटेशियम हैं उनको इनसाइड द सेल मूव करवा देगा। सो ये वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फिनोमेना है जो कि यूज़ करता है एनर्जी को, एटीपी को यूज़ करता है, क्योंकि जब भी हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी और ये सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फिनोमेना। सो नाउ यू कैन सी द डिटेल ऑल्सो ऑन दिस स्लाइड। यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया कि ये जो पर्पस है एक्टिव मूव सोडियम टू द आउटसाइड ऑफ द सेल वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसंट्रेशन। सो अगेन द रीज़न इज़ दैट दिस इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आपने इस डायग्राम में भी देखा, आपके पास येलो कलर्ड में जो है वो गार्ड सेल्स दिखाए गए हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर, अब यहाँ पर ये कैरियर प्रोटीन्स हैं। अब ये कैरियर प्रोटीन्स जो हैं ये आउटसाइड द सेल मूव करवा रही हैं सोडियम आइंस को और विद इन सेल मूव करवा रही हैं पोटेशियम आइंस को। अब यहाँ पर मैंने आपको जब पेज 72 पे ऑस्मोसिस का जो समझाते हुए मैंने आपको 73 की जो एग्जांपल दी थी कि ये गार्ड सेल, अब यहाँ पर ये बेसिकली कैरियर प्रोटीन्स है और मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पलीफाई किया था कि कुछ इस टाइप की शेप यहाँ पर बन जाती है गार्ड सेल्स की। इज इट क्लियर? ओके, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि बेसिकली सेलुलर इंजेक्शन है, विद इन सेल मूव करवाना किसी चीज़ को। सो इन दिस प्रोसेस दैट इज एंडोसाइटोसिस, एंडो इनटू द सेल, in this process of cellular ingestion of bulky material by the infolding of cell membrane। अब यहाँ पर ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन किसी एक बल्की मटेरियल को इनफोल्ड करती है, यानी उसको मेम्ब्रेन बाउंड करती है और सेल उसको इंजेस्ट कर लेता है, सेल उसको अपने अंदर मूव करवा लेता है। इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जब वो उस बल्की ऑब्जेक्ट को अपने अंदर मूव करवा लेगा तो बाद में उसकी जो फर्दर सारी उसकी जो फंक्शनिंग है, उसकी जो डाइजेशन वगैरह है वो उसको फॉलो करेगा। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यानी सेल जो है उस बल्की मटेरियल को अपने अंदर मूव करवाएगा, इंजेस्ट करवाएगा एंड देन उसको डाइजेस्ट करवाएगा। द टू फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस आर फेगोसाइटोसिस यानी सेलुलर ईटिंग, या यहाँ पर सेलुलर ईटिंग का वर्ड यूज़ किया गया यानी कि खाना किसी चीज़ को, एंड पिनोसाइटोसिस दैट इज सेलुलर ड्रिंकिंग, यानी सेल्स जब किसी चीज़ को इंगल्फ करते हैं वो फेगोसाइटोसिस होगा और जब किसी चीज़ को ड्रिंक करते हैं तो ये पिनोसाइटोसिस होगा। इन फेगोसाइटोसिस सेल टेक्स इन सॉलिड मटेरियल। अब हमने खाने और पीने का वर्ड क्यों यूज़ किए इसको भी हम देख लेते हैं। जब हम फेगोसाइटोसिस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि है हमारे पास सेलुलर ईटिंग, तो इसमें ये होता है कि सेल सॉलिड मटेरियल को इनटेक करता है। लेकिन अगर हम पिनोसाइटोसिस की बात करते हैं तो इसमें जो सेल है वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में मटेरियल जो है वो इसको इनसाइड मूव करवाएगा, उसको पहले मेम्ब्रेन बाउंड करेगा और फिर उसको इनगल्फ करेगा। नेक्स्ट वन इज एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस थ्रू विच द बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, यहाँ पर बल्की ग्रुप को एक्सपोर्ट आउट करेंगे या बल्की मटेरियल को एक्सपोर्ट आउट करेंगे फ्रॉम द सेल, यानी पहले में सेल अपने अंदर लेकर गया था, अब सेल उसको बाहर निकालेगा, तो इसको हम एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। एक्सो आउट ऑफ द सेल, साइटोसिस जो हमारा पास पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। सो दिस प्रोसेस एट न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेसेस द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन लॉस्ट ड्यूरिंग द एंडोसाइटोसिस। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, मेम्ब्रेन जो है न्यू मेम्ब्रेन रिप्लेस कर देती है उस पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को जो कि एंडोसाइटोसिस के ड्यूरिंग लॉस्ट हुआ था, यानी लॉस्ट और उसकी रिपेयरिंग साथ साथ होती रहती है। अब यहाँ पर आपको स्लाइड में भी दिखाया जा रहा है और पेज नंबर 74 पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की एग्जांपल है। बल्कि मटेरियल जो था उसने सेल को कांटेक्ट किया, यानी जैसे ही वो सेल के नज़दीक आता है सेल एक डिप्रेशन क्रिएट करता है। और डिप्रेशन क्यों क्रिएट हुआ था? कि वो बल्कि मटेरियल विद इन सेल आ सके। जैसे ही वो सेल के साथ क्लोज हुआ तो वो जो हमारे पास यहाँ पर डिप्रेशन नज़र आ रहा है, इसने क्या किया, इसने उसको इंगल्फ कर लिया, एक मेम्ब्रेन उसके सराउंड में बाउंड कर दी ताकि वो बाउंड होकर विद इन सेल मूव करे। अब इन्वेजिनेशन इन मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको डिप्रेशन जहाँ वर्ड यूज़ किया यहाँ पर उन्होंने राइट किया इन्वेजिनेशन इन मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पर एक डिप्रेशन बना और फूड मटेरियल या जो बल्कि मटेरियल है वो विद इन सेल मूव करेगा। अब वैक्यूल बन गया। वैक्यूल इनसाइड का मतलब ये है
कि वो जो बल्कि ग्रुप था वो मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। अब ये सारा प्रोसेस जो है ये एंडोसाइटोसिस है, क्योंकि जो बल्कि मटेरियल है वो विद इन सेल मूव कर रहा है अभी। देन बल्कि मटेरियल जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, मेम्ब्रेन उसकी ब्रेक हो जाएगी, वो एक्सपोज होगा और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी एंड देन उसके बाद उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, जो कि प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस है, यानी आउट ऑफ सेल मूव करवाना। सो दिस इज़ बेसिकली एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस, जो कि सेल के फंक्शंस हैं। Okay, dear students, this is your homework. First of all, open up your diary, write date, subject, and then write down your diary. सो यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। आपने इस लेक्चर के तमाम तक क्वेश्चंस को लर्न करना है। अब हम यहाँ जैसे हम हर लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप पेज नंबर 72 पे अगर आएँ तो फिल्ट्रेशन का जो टॉपिक है, अगर आपको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने कंप्लीट टॉपिक लिखना है विद डायग्राम, लेकिन अगर शॉर्ट में आए तो आप इसकी फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं वो आप उसको अंडरलाइन कर लें। फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगी, डिफाइन फिल्ट्रेशन, तो उसमें आपने ये पहली 2 लाइनें जो है यहाँ पर राइट कर देनी है। और अगर आए डिफाइन फिल्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, तो आपने फर्स्ट 2 लाइन्स के साथ साथ इसकी जो थर्ड लाइन है इन द एनिमल बॉडी, वो भी आपने इसमें राइट कर देनी है। डिजॉल्व मॉलिक्यूल टू मूव थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ स्केपरी सेल वॉल्स तक, ठीक है। यानी फर्स्ट 4 लाइन्स आप अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए दैट डिफाइन फिल्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का अगर आपको है, तो आपने इसमें ये पूरा टॉपिक राइट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये मोस्टली एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, तो आपने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करना है। आप दोनों पैराग्राफ्स राइट करेंगे, यानी कंप्लीट आप राइट करेंगे इसको, और साथ में आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। लेकिन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है द डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो आप इसमें जस्ट फर्स्ट 3 लाइन्स राइट करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट से लेके फॉर्म ऑफ ATP तक। इज इट क्लियर क्लास? मार्किंग करते जाएं साथ साथ। नेक्स्ट है आपके पास एंडोसाइटोसिस। तो इसके लिए आप जो फर्स्ट लाइन है, अगर डिफाइन एंडोसाइटोसिस आए तो आप पहली लाइन जो है वो राइट करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए राइट 2 फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, तो आप ये जो नेक्स्ट 3 लाइन्स हैं, द 2 फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस आर फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, यहाँ से लेके फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स तक थर्ड लाइन तक, ये आप राइट करेंगे। और अगर आपसे एक्सोसाइटोसिस पूछा जाए तो आप पेज नंबर 74 पे जो फर्स्ट लाइन है वो राइट करेंगे। एंड अगर आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए दैट डिस्क्राइब एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस और डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस और राइट अ नोट ऑन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, तो आप ये दोनों राइट करेंगे। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आपने दरमियान में लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है, और आप ये दोनों टॉपिक जो है उसमें राइट करेंगे विद डायग्राम ऑल्सो। सो आपने इस तरीके से यह सारे क्वेश्चंस को मार्क करना है पहले, और उसके बाद आपने इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है, ताकि आपको ये सारी सारी चीज़ें लर्न होती जाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।